नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। रॉबर्ट्सगंज के बीजेपी विधायक भूपेश चौबे ने दर्ज कराई एफआईआर। यूपी कांग्रेस के मीडिया संयोजक ललन कुमार के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज कराई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के खिलाफ कुटरचित वीडियो फैलाने के मामले में ये एफआईआर दर्ज कराई गई है। विधायक भूपेश चौबे ने ट्वीट कर राहुल गांधी से पूछा सवाल, आपकी कांग्रेस घटिया सियासत कर एडिटेड और फेक वीडियो फैलाने का कर रही है का? ये सवाल राहुल गांधी से पूछा है कि आपकी कांग्रेस किस तरह से घटिया राजनीति फैला रही है। रॉबर्ट्सगंज के बीजेपी विधायक भूपेंद्र ने इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर दर्ज कराई है। यूपी कांग्रेस के मीडिया संयोजक के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की है। तो अध्यक्ष जेपी नड्डा के खिलाफ कुटरचित किस तरह से ये वीडियो एडिट किया गया था और भूपेश चौबे ने ट्वीट कर राहुल गांधी से सवाल पूछा है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मनीष मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, रॉबर्ट्सगंज में बीजेपी विधायक भूपेश चौबे ने एफआईआर दर्ज कराई है कांग्रेस के मीडिया संयोजक के खिलाफ। जी हाँ, देखिए ये पूरा मामला है एक एडिटेड वीडियो है जेपी नड्डा का, जिसमें उनके लिए आपत्तिजनक शब्द बोले गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी को आपत्तिजनक शब्द बोले। तो वो एक ट्वीट किया गया था जो कि ललन कुमार, जो कि मीडिया संयोजक है उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, उनके द्वारा ये किया गया था। आपको बता दूं, उसको लेते हुए रॉबर्ट्सगंज के जो विधायक हैं भाजपा के भूपेश चौबे, उन्होंने पूरे ट्वीट को लिया है। ट्वीट के साथ ही एफआईआर दर्ज की है। उसमें नामजद एफआईआर दर्ज की गई है ललन कुमार, जो कि मीडिया संयोजक हैं, कि उनके द्वारा कि इस तरह की अभद्र भाषा के प्रयोग किया गया है और उसको मॉफर किया गया है, एडिट किया गया है ये वीडियो। आपको बता दूं, उसके साथ ही साथ उन्होंने एक ट्वीट भी किया है भूपेश चौबे ने, जिसमें पूछा है राहुल गांधी से, जो कांग्रेस के नेता हैं, उनसे पूछा है कि आपकी कांग्रेस इस तरह की घटिया सियासत कर रही है, पूरी तरह से एडिटेड और फेक वीडियो फैलाने का काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमने देखा है पिछले कई दिनों से, जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं जिसमें सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म बना के आपस में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है, उसमें ये देखने को मिला है कि पहले जहां समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी भी चला था, अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में भी एक टकराव देखने को मिला है। आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है, ये पहले भी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उनके द्वारा किया गया था। उसके बाद ललन कुमार, जो कि मीडिया संयोजक है, उन्होंने भी इसको अपने ट्विटर हैंडल से इसको ट्वीट किया था। उसको लेकर भूपेश चौबे ने रॉबर्ट्सगंज थाने में इसकी एफआईआर दर्ज कराई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मनीष इस जानकारी को देने के लिए। अब खबर महाराजगंज से, जहां घी की तरह जमे विटामिन ए सिरप पर लगी है रोक। सभी सीएचसी और पीएचसी से वापस मंगाई गई सिरप शिकायत पर 900 पीस सैंपलिंग के लिए भेजी गई थी। तो बच्चों को विटामिन ए की खुराक देने का 28 दिसंबर से चल रहा था अभियान। जिलों में यूपीएमएससीएल के जरिए विटामिन ए की भेजी गई थी सिरप में पाई गई गड़बड़ी, जिसके बाद शिकायत मिलने पर प्रदेश भर से सिरप की आपूर्ति पर रोक लगा दी गई है। तो बच्चों को विटामिन ए की सिरप के तौर पर तो शिकायत मिलने पर प्रदेश भर से सिरप की आपूर्ति पर रोक लगाई गई। तो घी की तरह जमे विटामिन ए सिरप पर रोक लगी है। तो गड़बड़ियां पाई गई, जिसके बाद इस पर रोक लगाई गई। सभी सीएचसी और पीएचसी से वापस मंगाई जा रही है सिरप। शिकायत पर 100 पीस सैंपलिंग के लिए भेजी गई। तो बच्चों को विटामिन ए की खुराक देने का 28 दिसंबर से चल रहा था ये अभियान, और जिसके बाद शिकायत मिलने के बाद इस सिरप को जांचा गया, जहां इस सिरप में गड़बड़ियां मिली और वापस अब पूरी जो सिरप की आपूर्ति की गई थी उस पर रोक लगाई गई है। प्रदेश भर में सीएचसी और पीएचसी में सिरप की खेप को वापस मंगाया गया। महाराजगंज से हमारे संवाददाता अविमुक्त पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविमुक्त, किस तरह से विटामिन ए की सिरप को लेकर देखिए शिकायतें मिली और उसके बाद अब इसकी सप्लाई पर रोक लगा दी गई है, किस तरह से इस पूरे मामले की जानकारी मिली? जी बता दें, जब सिरप पिलाने के लिए निकाला गया तो उसमें पता चला कि घी की तरह जो है सिरप जमा हुआ है और उस सिरप की सप्लाई भी सभी सीएचसी और पीएचसी पे हो चुकी थी। हालांकि जब उसकी जानकारी मिली तो उसको जो है
सैंपलिंग के लिए भेजा गया, जिसमें पुष्टि हुई, उसको वापस मंगा लिया गया है। इस सिरप की जो सप्लाई है जिले में यूपी स्टेट मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन के जरिए विटामिन ए की सिरप की जो सप्लाई होती है, शिकायत मिलने पर इसके बैच नंबर से जो है जहां जहां भी सप्लाई गई, इसकी आपूर्ति पे पूरी तरीके से, सप्लाई पे पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। ठीक है अभिमुक्त, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा अध्यक्ष मायावती की आज 67वीं जन्मदिन है। इस अवसर पर विशाल भंडार, कंबल वितरण और मायावती की दीर्घायु के लिए ग्रेटर नोएडा में हवन का आयोजन किया गया। बादलपुर में पूर्व मंत्री करतार सिंह नागर ने आयोजन कराया, जिसमें मुख्य अतिथि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी शमसुद्दीन राइन, जिला अध्यक्ष दीपक बोध, उमेश प्रधान, नानंग चंद शर्मा, प्रवीण सोनू, पार्टी के अन्य पदाधिकारी और साथ में ग्रामवासी मौजूद रहे। अब खबर अमेठी से है। जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरी उर्फ राजेश मसाला ने गरीबों को दान देकर मकर संक्रांति का पर्व मनाया है। राजेश मसाला ने 4 लोगों को सहायता राशि भी दी और इस मौके पर राजेश अग्रहरी उर्फ राजेश मसाला ने कहा कि गरीबों के बीच त्योहार मनाने में खुशी मिलती है। मकर संक्रांत का पर्व है, पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और मेरा अपना विचार है कि जब तक हम गरीब, वंचित, पीड़ित इनके साथ, इनके दुख दर्द में दवा बनकर नहीं उतरेंगे, खुशी नहीं आएगी। इसी परिप्रेक्ष्य में आज 5 लोगों की आर्थिक मदद की गई है, जिसमें इलाज के लिए है 55,000 रुपया और एक गरीब परिवार है जिसके यहाँ मृत्यु हुई है और अंतिम क्रियाकर्म के लिए उनको पूरी व्यवस्था दी गई है। और मकर संक्रांत के पर्व में पूरे देश और समाज के सभी बंधुओं को शुभेच्छा की कामना करता हूँ। जोशीमठ में जमीन और जीवन बचाने को लेकर संघर्ष जारी है। जगह जगह जमीनें धंस रही हैं। वहीं जोशीमठ के स्वास्थ्य शिविर में किस तरह से लोगों की जांच की जा रही है और किस तरह से दवाएं दी जा रही है, इसे लेकर हमने सीएमओ डॉक्टर राजीव शर्मा और जोशीमठ पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत से खास बातचीत की है। प्रभावित लोगों को लेकर इन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। तो हमारे साथ इस वक्त उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत है। हम उनसे बात करेंगे और जोशीमठ के हालात को लेकर उनसे जानते हैं कि आखिर अभी किस तरह के हालात हैं और वो कैसे इन चीज़ों को संभाल रहे हैं। इसे सर्वे रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद ही लोगों से ऑप्शन लिया जाएगा कि वो क्या चाहते हैं और तभी विस्थापन का काम शुरू किया जाएगा। हमने कई लोगों से रात में भी बात की, उन्होंने कहा कि व्यवस्थाएं ठीक हैं, उनकी रहने की भी और खाने की भी उनको कोई दिक्कत नहीं थी उससे, लेकिन घर की दिक्कत थी। हालांकि जिसका घर टूटा उसे कई तरह की दिक्कतें हैं। लेकिन अभी ये जो हालात सर जोशीमठ के हुए हैं, इसकी क्या वजह लगती है? लोग एनटीपीसी को लेकर बहुत सवाल उठा रहे हैं। एक इसरो की रिपोर्ट भी आई थी, उस पर आपने कहा कि कुछ आपका नाम भी उसमें आ रहा है। मैं चाहता हूँ उस पर भी आप स्थिति साफ करें। देखिए, इसरो की जो भी तस्वीरें आई हैं, हमने इसरो के डायरेक्टर से एक ही बात कही कि आप अगर अधिकृत रूप से आप कोई बयान दें इस पर तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो लोग यहाँ पे पैनिक फैल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब सर्वे, यहाँ 7 एजेंसियाँ सर्वे कर रहे हैं, सर्वे की रिपोर्ट पे ही तय होगा कि भाई एनटीपीसी की क्या वो है या भूत धसाव क्या है। तो ये जब तक सर्वे की रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी रहेगी। आखिरी सवाल मेरा मंत्री जी ये कि जो इन लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है, उनकी परमानेंट रहने की व्यवस्था कब तक हो जाएगी? क्योंकि एक सवाल उन्होंने ज़रूर उठाया। देखिए, जो भी लोग प्रभावित हैं, ये सर्वे के बाद ही तय होगा कि माना सर्वे ये कहती कि भाई वहाँ पे रहने लायक नहीं है, तो तब उनका 100% विस्थापन करना पड़ेगा और ये भी उनसे पूछा जाएगा कि वो कहाँ चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा अभी इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी है, ताकि सर्वे रिपोर्ट आने के बाद ही कोई निर्णय होगा। ये धन सिंह रावत थे जिन्होंने बताया कि सर्वे को लेकर लगातार रिपोर्ट आने की इंतजार किया जा रहा है, लेकिन लोगों तक राहत पहुंचाई जा रही है। ये स्वास्थ्य शिविर है, हमने आपको दिखाया था, इसमें भी लोगों का मुफ्त में इलाज किया जा रहा है, जांच की जा रही है, दवाएं दी जा रही हैं और अभी कहा जा रहा है कि लोगों के साथ शासन पूरी तरह से गंभीरता के साथ खड़ा है। वीडियो जर्नलिस्ट रविंद्र के साथ मैं राजेश कुमार, जोशीमठ, न्यूज़ 1। देखिए,
राहत पहुंचाने के लिए कई तरह के शिविर लगाए गए हैं। हम इस वक्त एक स्वास्थ्य शिविर में मौजूद हैं और हम सीएमओ राजीव शर्मा से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, उनसे जानते हैं कि किस तरह से लोगों की जांच की जा रही है, उनको दवाएं पहुंचाई जा रही हैं। डॉक्टर साहब, आप लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं, यहाँ पे शिविर लगाया गया है, किस तरीके से इन प्रभावित लोगों की मदद की जा रही है इस शिविर के माध्यम से? जैसे ही ये आपदा शुरू हुई तो प्रशासन हरकत में आ गया। 7 तारीख को हम लोगों ने यहाँ एक कैंप किया CSC जोशीमठ में। उस समय तक सारा विस्थापन नहीं हुआ था। तो जब से विस्थापन हुआ है, विस्थापन शिविरों में हम लोग सुबह शाम 6 टीमें बनाकर सभी लोगों का चेकअप कर रहे हैं। उनको दवाएं भी डोर स्टेप पर वितरित की जा रही हैं ले जाकर। और ख़ास तौर से जो छोटे बच्चे हैं, स्कूल गोइंग, प्री स्कूल चिल्ड्रन, इन्फेंट्स, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग व्यक्ति जिनको कि कोमॉर्बिडिटीज़ भी हैं, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या और कोई रेस्पिरेटरी डिजीज़ हैं, उन पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि सर्दी का मौसम है, बर्फ़ भी पड़ रही है। तो ऐसे में रेस्पिरेटरी डिजीज़ और गर्भवतियों को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए हमारी टीम सक्रिय है। हम लोगों ने लगभग 18 गर्भवती महिलाओं को चिन्हित किया है जो कि विस्थापित शिविरों में रह रही हैं। तो उनको चेकअप करा के, महिला रोग विशेषज्ञ भी यहाँ मौजूद हैं, 2 दिन से कैंप कर रही हैं, तो उनका चेकअप करके जो नॉर्मल डिलीवरी हम यहीं पर कंडक्ट करा लेंगे और यदि कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रसव होगा उसको हम लोग कर्णप्रयाग या गोपेश्वर के अस्पतालों में करा लेंगे। दवाएं भी वितरित की जा रही हैं? दवाइयाँ भी निःशुल्क वितरित की जा रही हैं। वो इस कैंपों में भी की जा रही हैं, हमारे हॉस्पिटल भी सक्रिय है उसमें भी की जा रही हैं, और डोर स्टेप पर जहाँ भी लोग विस्थापित हैं वहाँ पर भी दवाइयाँ दी जा रही हैं। और 24 घंटे रात्रि में भी कोई इमरजेंसी आती है तो हमारा एक मेडिकल अफसर एम्बुलेंस के साथ हमेशा तत्पर हैं, वो वहाँ पे जाके भी देख के दवाएं देते हैं। बहुत शुक्रिया। तो देखिए, इस मुश्किल वक्त में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो लोगों की मदद लगातार कर रहे हैं और उसी में से डॉक्टर राजीव शर्मा को आपने सुना, जो जांच भी कर रहे हैं निःशुल्क और लोगों तक दवाएं भी पहुंचा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रविंद्र के साथ राजेश कुमार, न्यूज़। अब खबर अलीगढ़ से, जहां पूर्व थाना इंचार्ज सहित 10 पुलिस कर्मियों पर केस दर्ज किया गया है। तो गाजगिरी है, बिना जांच पड़ताल किया था लूट और हत्या का केस दर्ज। तो जेल में गैंगस्टर एक्ट में बंद आरोपी पर किया था केस दर्ज। तो थाना पुलिस ने बिना जांच के केस दर्ज किया था। जेल में बंद आरोपी के परिजनों ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा, तो कोर्ट ने पूरे मामले की जांच कराई। तो हकीकत आया सामने, कोर्ट ने थाना अध्यक्ष समेत 10 पुलिसकर्मियों पर FIR का आदेश दिया है। अलीगढ़ के दादो क्षेत्र का एक बड़ा मामला सामने आ रहा है। आपको बता दें कि अलीगढ़ में जो दादो क्षेत्र है वहाँ की पुलिस ने एक ऐसे व्यक्ति को जेल भेज दिया जो गुनाह उसने किया ही नहीं। आगे पीड़ित परिवार ने अब ये बताते हुए कहा कि उनके पति को उस गुनाह में जेल भेजा जो उन्होंने किया ही नहीं था। पीड़ित परिवार की पत्नी ने बोला कि उनके पति ने हत्या की नहीं थी, उसके बावजूद भी पुलिस ने उठाकर उन्हें जेल भेज दिया है। वहीं पे आगे की जानकारी देते हुए पत्नी ने बताया कि उसके पति उस टाइम यह हत्या हुई थी, उस टाइम पे वह जेल में थे। अब देखने वाली बात यह होगी कि पत्नी ने अपनी गुहार जब न्यायपालिका से लगाई तो न्यायपालिका ने 10 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। वहीं पुलिस प्रशासन अब इसमें किस तरीके से पीड़ित परिवार को न्याय दिलाता है और पीड़ित परिवार को कैसे न्याय मिलता है, यह देखने वाली बात रहेगी। वहीं जुड़े रहिए मेरे साथ, मैं सुनीता वगैरह, न्यूज़ 1 इंडिया। तो अलीगढ़ से ये पूरी खबर, जहां पूर्व SO सहित 10 पुलिसकर्मियों पर गाजगिरी है। बिना जांच पड़ताल किया था लूट और हत्या का केस दर्ज। तो जेल में गैंगस्टर एक्ट में बंद आरोपी पर केस दर्ज किया था। और देखिए, इसके बाद ये खुलासा होता है, दादा थाना पुलिस ने बिना जांच के केस दर्ज किया था। तो अब जेल में बंद आरोपी के परिजनों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कोर्ट ने पूरे मामले की जांच कराई तो हकीकत सामने आई। तो कोर्ट ने पूर्व SO समेत 10 कर्मियों पर FIR का आदेश दिया है। तो बिना जांच पड़ताल के लूट का मामला दर्ज किया था और जेल में गैंगस्टर एक्ट में बंद आरोपी का किया था केस दर्ज। और देखिए, किस कोर्ट के आदेश के बाद इस पूरे मामले की जांच होती है, तब ये खुलासा होता है
कि किस तरह से बिना जांच पड़ताल के एफआईआर दर्ज कराई गई थी। और अधिक जानकारी के साथ सुनीता बघेल हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी है। सुनीता, इस पूरे मामले को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? किस तरह से पुलिस की इतनी बड़ी लापरवाही सामने आई? बिना जांच पड़ताल के केस दर्ज किया जाता है, सजा भी होती है, और उसके बाद अब परिजन किस तरह की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? आपको बता दूं कि पीड़ित परिवार ने जब अपनी गुहार न्यायपालिका से लगाई तो न्यायपालिका ने पीड़ित को एक करते हुए उन्होंने 9-10 पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। वहीं पीड़ित परिवार का कहना यह है कि पुलिस का दबाव आम आदमी पर इतना रहता है कि जिससे अब ना तो वो भयभीत हो जाता है और उनको बहुत ही अभी भी डराया धमकाया जा रहा है। वहीं पीड़ित परिवार ने यह भी कहा कि मेरे पति उसके भाई की शादी में जाने के लिए अपने कपड़े देने टेलर के पास गया था। वहीं से बिना किसी पूछताछ के, बिना उनका कुछ जान पहचान किए उनको वहां से उठाकर थाने ले गई। थाने ले जाकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। वहीं पर आगे आपको बताऊं कि पीड़ित परिवार की पत्नी ने भी जानकारी सारी हमारी न्यूज़ ऑन इंडिया की टीम को देते हुए सारी जानकारी दी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुनीता इस जानकारी को देने के लिए। अब खबर फर्रुखाबाद से, जहां तहसील का दलाल फर्जी लेखपाल बनकर कर रहा था प्रार्थना पत्रों का निस्तारण। समाधान दिवस में प्रार्थना पत्रों को रिसीव कर समाधान दिवस रजिस्टर पर किया हस्ताक्षर। बलीपुर गांव के प्रार्थना पत्रों को लेखपाल अरशद की जगह लेकर किया रजिस्टर पर हस्ताक्षर। थाना पुलिस को लेकर राजस्व अधिकारी मामले को लेकर अनजान थाने में आए फरियादियों की समस्या को कैसे निस्तारित करेगा फर्जी लेखपाल? कमालगंज थाना इलाके के आयोजित समाधान दिवस का पूरा मामला। तो तहसील का दलाल फर्जी लेखपाल बनकर कर रहा प्रार्थना पत्रों का निस्तारण। समाधान दिवस के मौके पर प्रार्थना पत्रों को रिसीव कर हस्ताक्षर करता हुआ रजिस्टर में नजर आया। बलीपुर गांव के प्रार्थना पत्रों को लेखपाल अरशद की तो थाना पुलिस ने राजस्व अधिकारी को मामले की जांच की। मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी अपने संसदीय क्षेत्र पहुंची, जहां उन्होंने वृंदावन के राधा रमण मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन पूजन किए और इस दौरान उनका अंदाज एकदम अलग देखने को मिला है। तो वहीं कृष्ण भक्ति में इतना लीन हो गए कि मंदिर में भजन गाने लगी। उन्होंने हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे भजन गाया। हेमा मालिनी को भजन गाते देख वहां मौजूद भक्त भी उनके साथ भजन गाने लगे और भक्ति में झूम उठे। वृंदावन के राधा रमण मंदिर में हेमा मालिनी को भजन गाता देख कोई हैरान रह गया। अक्सर मथुरा के कई मंदिरों में लोगों ने इन्हें नृत्य पेश करते देखा है, लेकिन इस तरह भजन गाते हुए पहली बार सुना है। और इतने सुर में भजन गा रही थी जैसे वो गायन में ही पारंगत हो। हेमा मालिनी ने खुद बताया कि अभी तक उन्होंने नृत्य के द्वारा भगवान की भक्ति की है, लेकिन आज जो भजन गाया वो राधा रमन जी के आशीर्वाद से हुआ है। हमारे पुंडरीक गोस्वामी इन्होंने इनिशिएट लिया कि आप जरूर गाइए गाना। तो मैं
मैं वैसे भजन सब रिकॉर्ड कर लेती हूँ, लेकिन पब्लिक में ऐसा गाना थोड़ा मुश्किल होता है। डांस तो कर लेते हैं, लेकिन दिस इज डिफिकल्ट। लेकिन आज किया है अभी, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो इसे मेरे लिए बहुत ही गर्व की विषय है। ये लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। गाजियाबाद में खेल को बढ़ावा देने के लिए मूल शंकर त्यागी स्पोर्ट्स एकेडमी का उद्घाटन किया गया। बीजेपी सांसद जनरल वीके सिंह ने एकेडमी का उद्घाटन किया और इस मौके पर शहर के कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस एकेडमी के ऑनर केडी त्यागी ने कहा कि इस स्पोर्ट्स एकेडमी के जरिए वह समाज सेवा करेंगे और जिन बच्चों में खेलों के प्रति रुचि है और प्रतिभा है उनको आगे लाने का काम भी करेंगे। वहीं जनरल वीके सिंह ने कहा कि वह इस बात से काफी खुश है कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए इस तरह की एकेडमी खोली जा रही है। देखिए, गाजियाबाद के अंदर कोई ऐसा संस्थान नहीं था जहां पर इस तरीके से विधिवत तरीके से बच्चों की कोचिंग की जा सके, बच्चों को तैयार किया जा सके। और मैं कहूँगा कि समाज सेवा का एक उत्कृष्ट उदाहरण है जो केडी त्यागी जी ने रखा है कि उन्होंने उद्घाटन से पहले ही उनके यहाँ से 2 बच्चे उस स्तर पे पहुँच गए जहाँ बहुत सालों के बाद लोग बाग पहुँचते। तो इसलिए ऐसा संस्थान बनना इलाके के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है और उसके अंदर 40 बीघे के अंदर ये पूरी तैयारी की गई है। धीरे धीरे और चीज़ें इसमें बढ़ती जाएंगी और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कुछ सालों के बाद कि गाजियाबाद के नाम को 4 चांद लगाने वाली एकेडमी सब जगह विख्यात होगी। देखिए, और अब खबर बरेली से है, जहां पुलिस हिरासत में तिहरे हत्याकांड का मुख्य आरोपी सुरेश प्रधान को पुलिस ने हिरासत में लिया। आरोपी सुरेश प्रधान की हालत बताई जा रही है नाजुक। परिवार के लोगों ने उसे एक निजी अस्पताल में कराया भर्ती। वारदात के बाद सुरेश प्रधान से हुआ था फरार। रामगंगा के कटरी में जमीन पर कब्जे को लेकर हुई थी फायरिंग। अंधाधुंध फायरिंग में 3 लोगों की हुई थी मौत। परिवार के लोगों ने उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। हालत नाजुक बताई जा रही है। तो वारदात के बाद सुरेश प्रधान स्टीमर से हुआ था फरार। तो रामगंगा के कटरी में जमीन पर कब्जे को लेकर ये फायरिंग हुई थी। झांसी में 2 युवकों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में 2 युवक नशे की हालत में आपस में लड़ रहे हैं। इस लड़ाई का पहले तो वर्दीधारियों ने मजा लिया, इसके बाद जब झगड़ा बढ़ गया तो वर्दीधारियों ने उन्हें अलग अलग किया और एक युवक को दौड़ाकर पीटना शुरू कर दिया। वायरल वीडियो सीपरी बाजार थाना इलाके का बताया जा रहा है। तो वहीं वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर पुलिस छानबीन शुरू कर रही है। जब वायरल हो रहे वीडियो के बारे में थानेदार से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उक्त खाकी वर्दीधारी नगर निगम के कर्मचारी हैं। तो 2 युवकों में ये मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है, जहां पर पहले जो वर्दीधारी हैं वो मौजूद होकर इस पूरे तमाशे को देखते रहे और उसके बाद जब लड़ाई बढ़ गई उसके बाद पुलिसकर्मियों ने इन दोनों को अलग किया। बिजनौर के मोहल्ला भरत विहार निवासी सुभाष सिंह त्रिपुरा स्टेट राइफल में कांस्टेबल के पद पर तैनात है। उनका बेटा अर्पित सिंह महज 3 साल में जिले का गूगल बॉय बन गया है। दरअसल अर्पित की जनरल नॉलेज काफी अच्छी है और उससे जो भी सवाल किया जा रहा है वह तपाक से उसका जवाब देता है। आपको बता दें कि भारत के राज्यों, उनके मुख्यमंत्रियों के साथ साथ विश्व में कितने देश हैं और उन देशों की राजधानी कौन सी है उसकी पूरी जानकारी है। इसके साथ ही विभिन्न देशों के प्रधानमंत्री, प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के नाम को भी याद हैं। इसके अलावा जनरल नॉलेज के अन्य सवालों के भी वह तत्काल जवाब देता है। अर्पित बड़ा होकर एपीजे अब्दुल कलाम के जैसे साइंटिस्ट बनना चाहता है। ये भारत की राजधानी क्या है? अच्छे, मतलब भारत का क्षेत्रफल कितना है?
अच्छा मतलब उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 2,43,267 अच्छा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? भारत कब आजाद हुआ था? 1947 समुद्र के साथ भारत के कौन कौन से राज्य लगते हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। 2 साल में इन्होंने मतलब मैं कुछ भी पढ़ाई करता था तो अपना बोलने लगते थे। 2 साल के इन्होंने बोलना शुरू कर दिया था तो मैं देखा इनका कैचिंग पावर अच्छा है। अच्छा मैं लगभग इन्हें कितना ज्ञान है अगर बात की जाए? पूरे वर्ल्ड की कैपिटल जी और अपने इंडिया के मुख्यमंत्री, कैपिटल भारत का आजाद हुआ है जी और एशिया कॉन्टिनेंट में कितने देश हैं उनकी पूरी जानकारी है और यूरोप महाद्वीप में कितने देश हैं उनकी पूरी जानकारी है। कितना समय पढ़ाते हैं आप इन्हें? इनको मेरे को मतलब जितना भी ड्यूटी करने के बाद में थोड़ा बहुत टाइम मिलता है जी उसके बाद में मैं इन पर थोड़ा सा फोकस करता हूँ तो काफ़ी अच्छी इनकी कैचिंग पावर है। ये 2 साल के थे। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।